गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है जे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या 9 से यदि विभाज्य हो उसका योग तो 3 से विभाज्य होगा, ऐसे दिया रहता तो सत्य होता। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो 3 से विभाज्य हो रहा है वो 9 से विभाज्य भी होगा। ये वाला जो है पहला कथन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ये सत्य हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का योग जो है हमेशा एक परिमेय संख्या की होती ही है। इसके बाद कथन एल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर 2 है। ये भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये भी सत्य है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं? कथन के, एल और एम। तो जिस भी ऑप्शन में कथन के, एल, एम दिया रहेगा वो सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा वो ऑप्शन। तो इसमें किस में दिया गया है? के, एल, एम ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, के, एल, एम। बेलन और शंकु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। कथन जे दिया है, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। बेलन का आयतन नोट करेंगे, πr² होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब इसमें बोला गया कि बेलन का आयतन जो है शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। देखो ये जो बेलन का आयतन है πr² है और शंकु का जो है 1/3 है, मतलब जो बेलन की आयतन का 1/3 है। यदि हम क्या करेंगे, 3 गुना होगा वो बोला गया है। इसमें 3 का गुणा कर दिए और इसमें भी 3 का गुणा कर दिए, तो ये 3 कट जाएगा शंकु का। ये शंकु से क्या हो जा रहा है? ये 3 गुना हो जा रहा है। और कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन नेक्स्ट दिया गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr होता है। ये भी सत्य है कि जो बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πrh होता है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल √r² - h² द्वारा दी जाती है। तो ये कथन जो है गलत है कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या स्लेंट हाइट जो होता है l² इक्वल में होता है r² + h²। या इसी को जो ई² है इसको इधर भेज देंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो l इक्वल में हो जाएगा r² + h²। ये माइनस है वो प्लस में रहता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कथन दिया गया है, कथन एम, एक गोले का आयतन उसी त्रिज्या वाले बेलन के आयतन का 2/3 होता है यदि बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी हो। तो जो बेलन की ऊंचाई हाइट है वो गोले की त्रिज्या की 2 गुनी हो, मतलब क्या हो जाएगा? h = 2r। और जो सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। और जो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो h इक्वल पुट कर देंगे 2r, तो हो जाएगा πr² और इस h के जगह में 2r पुट कर देंगे, 2 को सामने लिख लेते हैं और ये हो जाएगा r। r और r दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर 2 और ये पावर 1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2πr³। अब इसमें बोला क्या गया है कि एक गोले का आयतन उसी त्रिज्या वाले बेलन के आयतन का 2/3 होता है। तो 2/3, तो इसमें देखो ये 4/3 है और यहाँ पे 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 मतलब 2/3 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट्टे में 3 और ये आ जाएगा πr³ आ जाएगा। तो ये सत्य हो जाएगा कथन एम। और ये तब होगा, यहाँ पे कंडीशंस भी दी गई है, यदि उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या की 2 गुनी होगी तभी। तो यहाँ पे हम के भी हैं उसकी 2 गुना, तो ये सत्य है कथन एम भी। कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है इसमें?
जे और उसके बाद जो है के के बाद एम। जे के एम जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा लेंगे, जे के एम। ये है, बी को कटा दिए, सी में भी नहीं दिया है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिया है जे के एम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के एम। प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है जे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पी ब्रैकेट में आर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। ये कथन सत्य है कि जो 2 वर्ष के लिए हम जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है डिफरेंस निकालते हैं अंतर, ये पी ब्रैकेट में जो है आर अपॉन में 100 का ये स्क्वायर होता है। ये सत्य है कथन जे। इसके बाद कथन के, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली हो, तो दर जो है रेट आधी और समय दोगुनी हो जाती है। ये भी सत्य है कि यदि जो ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली दिया हो, तो जो हम जैसे मान लो 10% दिया है, तो ये हाफ ईयरली दिया है, वार्षिक दिया है, तो उसका हम हाफ ईयरली निकालते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आधा हो गया 5%। और टाइम जैसे 1 वर्ष दिया है तो उसका हाफ ईयरली काउंट करना है बोला गया है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब समय दोगुना हो जाएगा। तो कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से कम होता है। कम होता है बोला गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होता है, तो ये कम के जगह अधिक आ जाएगा। कथन एल गलत। उसके बाद कथन एम दिया है मिश्र धन इक्वल होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये कथन एम भी सत्य है कि जो मिश्र धन या अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। कथन एम भी सत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? कथन जे और एल, उसके बाद एम, जे एल एम, सॉरी जो एल जो है रॉन्ग है, तो एल को कटा देंगे, जे के और एम। कौन कौन से कथन सही हो रहा है? जे के एम। प्रश्न है कथन किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कथन सत्य है। कोई भी त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं का योग, जैसे मान लें हम लोग ए प्लस ये बी 2 भुजा है, तो ये दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा जैसे सी ले लिए, तो ये तीसरी भुजा सी से अधिक होगा, ये हो जाएगा। कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है क्योंकि यह सबसे बड़े कोण 90 अंश के सामने होती है। तो ये कारण भी सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इससे कोई भी समकोण बनाए यहाँ पे ये ऐसे इस टाइप का, और 90 अंश का कोण जो ऐसे परपेंडिकुलर में रहता है, ये लंब रहता है, उस पर बनता है, तो हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 अंश के सामने होती है। तो ये वाला जो कर्ण दिख रहा है सबसे लंबी भुजा होती है, और जो किसके सामने है? 90 अंश के सामने है, तो ये इसके सामने है ऐसे। ये भी कथन जो है कारण सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कथन में क्या बोला गया? त्रिभुज के बारे में दिया गया है, और 2 त्रिभुज के यहाँ पे समकोण या क्या कोण है वो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कारण में समकोण दिया गया है। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन जो है कथन और कारण सत्य है, लेकिन कथन की कारण व्याख्या नहीं करता है। किस में मिल जाएगा ये? ऑप्शन बी में। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है कथन यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम है तो हमेशा हानि होती है। किस यहाँ पे कथन में क्या बोला गया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में हम लोग किसी वस्तु को बेचेंगे। क्रय मूल्य मतलब जो खरीदी गई मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या बोला गया? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम है, यदि जो बेचा गया मूल्य, जैसे क्रय मूल्य मालूम है उस चीज़ को 10 रुपये में लिया या 100 रुपये में, अब इस चीज़ को मैं 50 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ये जो सेलिंग प्राइस हम जो बेच रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस से क्या है? कम है, तो उस कंडीशंस में क्या होगी? हमेशा हानि होती है। सत्य है क्योंकि हम 100 रुपये में खरीदे और उसको 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है, कारण दिया गया है हानि प्रतिशत की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाती है, तो रॉन्ग हो जाएगा। हानि प्रतिशत या लाभ हो रहा है तो हमेशा उसको कॉस्ट प्राइस से काउंट करते हैं। कॉस्ट प्राइस मीन्स
क्रय मूल्य से। तो ये वाला जो कथन जो है आर जो है कारण जो है आर जो है गलत हो जाएगा। इसे हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, जितने के हानि हुआ है उसको लिखते हैं। जैसे इसमें कितने का हानि हो रहा है 50 का, तो ये 50 हो जाएगा। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है ये 100 रुपये, बट्टे में 100 ले लेंगे और गुणा में फिर 100, तो 100 कट जाएगा। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 50% की। तो जो हानि प्रतिशत है या लॉस परसेंटेज है उसको हमेशा किस मूल्य से निकालेंगे, विक्रय मूल्य से नहीं निकालेंगे, क्रय मूल्य से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे। विक्रय मूल्य नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस। तो ये कारण जो है गलत और कथन सही है। किस में मिलेगा ये, ऑप्शन सी में दिया गया है। ए सत्य है लेकिन आर जो रीजन है कारण वो गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है निम्नलिखित सूत्रों का सही मिलान कीजिए। एक साइड जो है ये शेप दिया गया है, मतलब जो है उसका, और ये दूसरे साइड उसकी सूत्र दिया गया है। जैसे ये वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस टाइप का जो है उसकी क्षेत्रफल आयतन क्षेत्रफल दिया गया है, और इस साइड जो है उसका सूत्र दिया गया है। तो ये सूत्र का मिलान करना है, उसकी फार्मूला है उसका। वर्ग का क्षेत्रफल या जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ये किस में मिल रहा है ऑप्शन, ये इसमें मिल रहा है ये 4 में, तो ए का हो जाएगा 4। यहाँ पे ये वास्तव में आएगा भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर होता है, तो ए का 4। उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बी का हो जाएगा 1। इसमें देखो बी का 1 किस में दिया गया है, ए का 4 इसमें भी है इसमें भी है। बी का 1 इसमें नहीं है, बी कट गया, और इस सी में तो ए का 3 दिया है, ए भी कट गया। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में आ रहा है बी का ए का 4 और वी का 1। इसका सी का देखेंगे हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। किस में मिल रहा है पाई आर स्क्वायर एच, 2 में, तो हो जाएगा सी का 2। सी का 2 इसमें मिल रहा है। उसके बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा में, जैसे यहाँ पे ये किए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब, तो इसको बोल सकते हैं हाइट, और मल्टीप्लाई बेस। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक हाइट है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है लेंथ, या उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो 1/2 और ऊंचाई गुणा में बेस आधार, तो ऊंचाई गुणा में आधार होता है, ये किसका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डी का 3 इसमें मिल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है। निम्नलिखित सांख्यिकी या बीजगणितीय सूत्रों का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कथन ए में ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र लिख लेंगे, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये माइनस वाला का लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन दिया है दूसरे वाले में, इस वाले में, तो इसका साइन चेंज कर लेंगे, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। ये ए का स्क्वायर प्लस में है और ए का स्क्वायर माइनस में, कट गया। बी का स्क्वायर प्लस में है, ये बी का स्क्वायर माइनस में भी कट गया, और ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4ab। तो ए का जो है इस टाइप का किस में मिल रहा है, ऑप्शन 2 में मिल रहा है, तो हो जाएगा ए का 2 4ab। ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी दिया गया है प्रथम n प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र होता है ये वाला, ये हो जाएगा बी का 1 n इंटू में n+1 अपॉन में 2 होता है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद सी दिया है औसत। औसत क्या होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या, तो उसी को लिख सकते हैं समेसन x अपॉन में n। समेसन x मतलब जितना संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, और जितना ठो रहेगा मतलब वो नंबर कितना ठो है उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, नीचे में होता है n। तो ये जो है यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें जो है डी में इसको फार्मूला को, तो औसत का हो जाएगा ये सी का 4। उसके बाद चाल जो स्पीड होता है दूरी बट्टे समय, तो ये 3 में मिल जाएगा, डी का 3। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बट्टे में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
क्वेश्चन है ज्यामितीय सूत्रों का मिलान कीजिए। ए दिया गया है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2πr, जो किस में मिल रहा है 2 में। ए का हो जाएगा 2। ए का 2 किस में दिया गया है, सी में नहीं है, ए में भी नहीं है, कट गया ये। बी में दिया गया है ए का 2, तो बी को देखेंगे। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr² किस में दिया गया है 3 में, तो बी का 3। बी का 3 भी इसमें मिल रहा है। उसके बाद गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो सी का हो जाएगा 4। सी का 4 भी इसमें मिल रहा है। उसके बाद बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसका जो है मिल रहा है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें वृत्त की परिधि 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180, 180 अंश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि x + 1/x = 5 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 - 2 कितना आ जाएगा 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। अब इसको कैसे निकालते हैं, ये स्क्वायर में है, ये x + 1/x का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे वर्ग। x + 1/x का वर्ग करेंगे, वर्ग लगा दिए, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस उसके बाद जो है a का स्क्वायर हुआ ये, फिर b का स्क्वायर मतलब 1/x² हो जाएगा प्लस फिर 2ab, तो ये हो जाएगा 2a मतलब हो जाएगा x और b मिस हो जाएगा 1/x और बराबर में कितना है 5, तो इसका भी वर्ग कर देंगे, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ये वाला जो है x और x कट गया, बच गया 2, तो 2 को इधर लेंगे 25 साइड, 25 - 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 23। तो हमें चाहिए क्या था x² + 1/x², तो x² + 1/x² है इक्वल में कितना आ गया 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 या 23। प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 120 है और उनका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ 10 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ और इक्वल में होता है फर्स्ट संख्या गुणा में दूसरा संख्या। एलसीएम कितना दिया है 120, तो हो गया 120। एचसीएफ कितना है 10, तो हो गया 10। बराबर में यहाँ पे हमें पहला संख्या दिया गया, पहला संख्या रख देंगे 30 और गुणा में दूसरा संख्या। दूसरा संख्या ज्ञात करना है, 30 को इधर भेजेंगे तो कट जाएगा, 30 × 30 और 30 × 4 120, तो ये हो गया 4 गुणा में 10। तो दूसरा संख्या कितना आ जाएगा 4 × 40, 40 आ जाएगा। सेकेंड संख्या या दूसरा नंबर आ जाएगा 40, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 40। प्रश्न है √0.3 × 09 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 0.2 × 8 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग जो है ये डेसिमल को हटा के लिख लेंगे, तो हो जाएगा 9 और दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4, तो नीचे में ले लेंगे 4 बार 0 वाला नंबर, तो 1 2 3 4 ये रूट में है मल्टीप्लाई और एक क्यूब रूट में है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। और इसमें जो है 8 को लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना संख्या है 3, तो 3 बार 0 ले लेंगे 1 2 3। अब जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 गुणा में 100, 100 गुणा में 100। तो ये जो है ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 100 का पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका पेयर बन रहा है केवल एक ही वैल्यू निकलेगा बाहर, तो ये 3/100 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3/100 गुणा में और एक क्यूब रूट दिया मतलब 3 का पेयर बनाना है, तो 8 किसका पेयर बनेगा 2 बार 3 मतलब 2 का 3 पेयर बनेगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और एक किसका क्यूब बनेगा 10 का 3 बार 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो ये 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा और 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 आ जाएगा। तो क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 3 का पेयर बन रहा है 2 का, तो 2/10 जो है रूट से क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2/10।
अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6 और कितना जीरो हो गया, 3 जीरो, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 जीरो है लेकिन ऊपर में जो है एक ही डिजिट आ रहा है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे इसके सामने में, ये हो जाएगा 1 2। अब जो है ये जो है 3 डिजिट हो गया, 1 2 3, तो ये 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा 0.20 है, तो ये 0 0 उसके बाद 6 है, तो 0.2 बार 0 और 6, 0.2 बार 0 और 6 किसी में आ रहा है, ऑप्शन ए में, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.006। प्रश्न है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये तो मीटर दिए गए 600 मीटर, लेकिन जो ये टाइम जो दिया है मिनट में दिया है तो इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ये स्पीड का हम लोग लिख रहे हैं यूनिट मीटर प्रति सेकेंड वाला का, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा दूरी का सूत्र होता है, सॉरी चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे में समय। दूरी हो गया 600 मीटर और समय कितना है 5 मिनट, तो मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 गुणा में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 का गुणा कर देंगे, तो 60 एकम 60 और 60 दहम 600, तो यहाँ पे बचा 10 बट्टे में 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड आए ये। तो ये जो है उसकी स्पीड या जो है चाल है कितना आ रहा है मीटर प्रति सेकेंड में, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 18/5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा में 18/5, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और बट्टे में 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब एक बचा तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 7.2। और किस में चेंज किया हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति आवर्स या किलोमीटर प्रति घंटा। किस में दिख रहा है 7.2, ऑप्शन बी में दिख रहा है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, यदि 2x - 1 टू का पावर x - 1 प्लस 2 का पावर x + 1 इक्वल 320 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 2 का पावर x - 1 है, उसको लिख लेंगे 2 का पावर x और इंटू में -1 है तो लिख लेंगे 2 का पावर -1 प्लस इसको भी लिख लेंगे 2 का पावर x और यहाँ पे प्लस में है ये, तो इंटू में हो जाएगा 2 का पावर 1। अब ये देखो ये 2 का पावर x दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे और बराबर में 320 है, दोनों को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 का पावर x, यहाँ पे बचा 2 का पावर -1 और प्लस यहाँ पे बचा 2 का पावर 1, या 2 बस लिख सकते हैं उसको, पावर ब्रैकेट ऑफ इक्वल में 320। अब ये जो 2 का पावर -1 है उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, माइनस को हटाएंगे पावर को, तो ये हो जाएगा 2x और 2 का पावर -1 था तो उसको लिख लेंगे 1/2 प्लस 2 और बराबर में 320। अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, 1/2 है उसको, 2 दूनी 4 और एक ये जुड़ जाएगा 5/2 हो जाएगा, 2 का पावर x इंटू में 5/2 इक्वल में ये 320। अब ये 5 जो है इधर भाग में चला जाएगा, ये 5 ऊपर में है तो इधर नीचे में आएगा 320 साइड, तो भाग में चला जाएगा, तो उसको कटा देंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 और ये बच गया 2 0 5 चौक 20, तो ये आ गया 64 और 2 इधर चला जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 का पावर कितना आएगा, ये 2 का पावर 6, 2 को जो है 6 बार लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हो जाएगा 2 गुणा में 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 2, 3 और 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 2 का पावर 6 मिस कितना होता है 64, ये 64 को किस में चेंज कर लेंगे 2 का पावर 6 और ये वाला 2 भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का पावर 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है बेस सेम रहता है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7 और इक्वल में क्या है, ये हो जाएगा 2 का पावर 7 इक्वल में 2 का पावर x। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा,
तो x इक्वल हो जाएगा 7। तो x का मान कितना आएगा 7। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा इस टाइप का। अब इसमें जो बोला गया है 20% जो है दोनों विषयों में फेल हुए, ये जो दोनों कॉमन है ये वाला उसको लिख लेंगे 20%। अब केवल ये वाला हम निकाल लेंगे, एक इंग्लिश का और एक केवल निकाल लेंगे हम हिंदी का। ये तो 35% जो हिंदी में फेल हुए हैं, तो ये 20 वाला भी काउंट होता है इसमें। तो केवल हम किसमें हिंदी का है, तो केवल यदि हम हिंदी बस का निकालेंगे तो 35 में इस 20 को घटा देंगे, जिससे ये केवल ये वाला पार्ट जो है केवल हिंदी का आ जाएगा। तो 35 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। वैसे केवल इंग्लिश का निकाल लेंगे तो 45 में 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 25। अब आपस में जोड़ देंगे सबको, 15 और 25 हो गया 40 और 20 60। तो टोटल कितने फेल हो रहा है 60% फेल हो रहा है। अब कितना प्रतिशत पास होगा बोल करके बोला गया है, तो टोटल तो 100 होंगे, 100 में 60 घटा माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40%। तो कितने प्रतिशत पास होंगे 40%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 40%। प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं पुत्र की आयु और एक साइड उसकी फादर की आयु, मतलब पिता की आयु। पुत्र की आयु को x मान लेंगे और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु x है, मतलब उसकी जो सन की आयु जो है एज है x है, तो फादर की एज क्या हो जाएगा 3 गुनी है बोला गया, 30 को ले लेंगे 3x। आगे बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 70 वर्ष होगा। किनकी आयु का योग, पिता और पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष होगा बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष जो है उसके पुत्र की आयु में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 5, फिर प्लस हो जाएगा उसकी पिता की आयु 3x है तो जाएगा 3x, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा +5। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग ये सम जो है बराबर में हो जाएगा 70 वर्ष, ये हो गया बराबर में 70। अब जो है जो सेम है उसको जोड़ लेंगे, ये x और ये 3x कितना हो जाएगा 4x, 5 और ये 5 कितना हो जाएगा +10 बराबर में 70। 10 को इधर भेजेंगे घट जाएगा तो 4x बराबर में हो जाएगा, ये 70 में 10 घटेगा कितना बचेगा 60। तो 4x इक्वल में हो जाएगा 60, 4x बराबर में 60। x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 60 और ये 4 जो है बट्टे में आ जाएगा भाग में, तो 4 बट्टे में हो गया तो 60/4। तो ये 4 कम 4 और 4 15 60 होता है, तो ये हो जाएगा 15। x का मान कितना आएगा 15, x का मान 15। और क्वेश्चन में क्या बोला गया पुत्र की आयु या पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या था x, तो कितना हो गया ये 15। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 ईयर्स। और यदि पूछा जा रहा था उसकी फादर या पिता की आयु, तो उसकी पिता की आयु 3 गुना था, तो 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा 45। प्रश्न है 1/2 + 2/3 भागित 4/9 गुणा में 1/3 का सरलीकरण मान है। ये प्रश्न वोडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें नहीं दिया है, डिवीजन करेंगे। डिवीजन किस में दिया गया है, डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड 4/9। तो इसको ले लेंगे भाग वाला को, तो हो जाएगा 2/3 भागित में 4/9। अब इसको जो है इस टाइप का जो है परिमेय फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भाग है उसको गुणा में चेंज करेंगे। ये दूसरा वाला मतलब ये 4/9 है वो उलट जाता है, तो हो जाएगा 2/3 और इसको भाग को गुणा में चेंज करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 9/4। अब जो कट रहा है उसको हटा देंगे, तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। इस पूरे की जगह में कितना आ जाएगा 3/2। फिर ये आगे हो जाएगा 1/2 प्लस इस पूरे की जगह में कितना आया था 3/2, तो हो जाएगा 3/2। तो बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो डिवीजन कर लिए उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन।
मल्टीप्लाई मतलब गुणा, उसके बाद जो है जोड़, उसके बाद घटाओ। उसके बाद जो है जहाँ गुणा हो रहा है कर लेंगे, ये गुणा 1/3 है, गुणा में 1/3, जो जो कट रहा है उसको घटा देंगे। ये 3 एक कम, 3 एक कम कट गया तो बचा 1 और नीचे में 2, तो 1/2 हो जाएगा। और इधर बचा 1/2, तो 1/2 प्लस में 1/2 आपस में जोड़ेंगे, हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। प्रश्न है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 10% घटा दी जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना रहता है, a प्लस बी, यदि जो घट रहा है माइनस कर देंगे, जुड़ है तो उसको जोड़ देंगे, प्लस माइनस a इंटू में b बट्टे में 100। ये मतलब यहाँ पे लंबाई में कितना प्रतिशत हो रहा है, 20% की वृद्धि बढ़ाई दी जाती बोल रहा है, तो उसको लिख लेंगे प्लस में 20। इसके बाद चौड़ाई में क्या बोला जा रहा है, घटा दी जाती है, तो उसको माइनस में लिखेंगे। जहाँ पे यदि घटा रहा है तो उसको माइनस में लिखेंगे, चाहे वो लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में। और यदि जहाँ पे बढ़ा दी जा रही है, वृद्धि हो रही बोलेंगे, तो उसको लिखेंगे प्लस में। यहाँ पे जो है चौड़ाई जो है घटा दी जा रही है बोल रहे, तो इसलिए उसको माइनस में 10 लिख ले। अब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये क्या है, लंबाई एक प्लस में है और एक माइनस में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस चिन्ह ले लेंगे। और 20 गुणा में हो जाएगा 10, बट्टे में हो जाएगा 100। 20 में 10 घटाएंगे बचेगा 10, और 20 और 10 आपस में गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा ये 200, और बट्टे में 100। तो 100 एक कम 100 और 100 दूनी 200, कितना हो गया ये 2, किस में आएगा -2। 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8%, और किस में आ रहा है 8% प्लस में है, मतलब वृद्धि हो रहा है, तो उसकी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होंगे, 8% की वृद्धि होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8%, या 8% की वृद्धि होगा। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फार्मूला होता है P1 + R/100⁴ ये अमाउंट का फार्मूला है। हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर जो प्रिंसिपल है मूलधन उसको घटा देंगे उसमें से। मूलधन दिया गया है 8,000, तो हो जाएगा 8,000, P का मान 1 प्लस 1 प्लस R का मान ये 5% है, तो हो जाएगा 5 बट्टे में 100। N का मान ये 2 वर्ष है, तो पावर में ले लेंगे 2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0, 1/20 हो गया। और इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, 20 एकम 20 और 1 हो जाएगा 21/20। ये हो जाएगा 8,000 और उसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया था 21/20 का पावर 2। अब इसको 2 बार लिख लेंगे, तो हो जाएगा 8,000 गुणा में 21/20, फिर गुणा में 21/20। ये नीचे का 2 0 1 1 2 0 कट गया, इसमें कभी 2 0 कटा देंगे, बच गया ये 80 बट्टे में 2 2 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, आपस में गुणा होगा 4 हुआ, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 0 कितना हो गया ये 20। 21 गुणा 21, ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये होता है 441, और गुणा में 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 20 गुणा में 441। तो ये 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और ये 0 है इसको नोट कर लेंगे तो हो जाएगा 0। कितना हो गया ये 8,820, ये अमाउंट है। अब हमें ब्याज चाहिए, ये जो मूलधन है प्रिंसिपल उसको घटा देंगे इसमें से, 8,000 घट जाएगा इसमें से, तो ये 8,000 8,000 घट गया, बच गया 820। तो ये 820 जो आया क्या है ब्याज है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 820 रुपये। तो उसको जो है ब्याज कितना मिलेगा, या ब्याज कितना होगा 820 रुपये। लाभ हानि की गणना के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो प्रॉफिट लॉस होता है, इस प्रॉफिट लॉस वाले जो गणना करते हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। इसमें यदि KLMNO दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करते हैं। मतलब उसमें कॉस्ट प्राइस क्या है उसको देखते हैं, कॉस्ट प्राइस के बाद हम वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब हम जो भी वस्तु है उसका मूल्य निर्धारित कर दिए, ये वस्तु का मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस के बाद उसमें सेलिंग प्राइस देखेंगे, हो जाएगा सेलिंग प्राइस। वो इसमें क्या आ रहा है, एम पहले आ रहा है, उसके बाद जो है के, एम के हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बाद हम दोनों की कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा ओ, यह तुलना करना कि एसपी बड़ा है कि सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। तो इसमें कौन बड़ा हो रहा है, सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा। मतलब इसमें कंपेयर करेंगे कि सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस। यदि हम किसी वस्तु को कम मूल्य में बेचेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, और यदि जो है वस्तु को कॉस्ट प्राइस से अधिक में बेचेंगे तो उसमें क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा आएगा तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, ओ, मतलब जो कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तुलना करने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें जो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करना, ये तो लास्ट में आएगा क्या, इसके बाद लाभ या हानि की राशि गणना करना। अब जो लाभ हो रहा है कि हानि उसको ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा एल। जैसे मान लो कुछ वस्तु है, ये 100 रुपया उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद 120 रुपया उसकी सेलिंग प्राइस है। तो उसके बाद जो है ये तो हम कंपेयर कर ले कि उसकी मूल्य कितना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो उसके बाद जो है ये कॉस्ट प्राइस और ये 120 सेलिंग प्राइस। उसके बाद जो है लाभ या हानि की राशि ज्ञात करना। तो मतलब इसमें लाभ या हानि हो रहा है उसकी राशि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। जैसे सेलिंग प्राइस 120 है और कास्ट प्राइस 100 है, तो 120 में 100 को घटा देंगे जिससे 20 आ जाएगा कि ये जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये पता चल जाएगा ये राशि, तो हो जाएगा एल। ये राशि निकालने के बाद फिर लास्ट हम क्या निकाल लेंगे, एन, लाभ या हानि की प्रतिशत। तो लाभ या हानि की प्रतिशत जो सूत्र है उसमें पुट करके इसको निकाल लेंगे। तो इस टाइप का इसको सीक्वेंस में जमाना है कि जो प्रॉफिट और लॉस जो है उसको निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा जो सीक्वेंस का पालन करते हैं उसको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो इसका जो है इस फॉर्म में जो दिया रहेगा एम के ओ और एल, एल के बाद एन, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एम, एम के बाद के के बाद ओ के बाद एल, एल के बाद एन, ये उसकी सीक्वेंस हो जाएगा। रैखिक समीकरण हल करने की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जैसे एक रैखिक समीकरण लिख लेते हैं, 2x - 5 बराबर में इधर लिख लेते हैं 4x - 5, इस टाइप, ये जो है इस टाइप का जो एक रैखिक समीकरण लिख लें। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसकी जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, या जो भी नंबर दिया रहेगा पॉन में, जैसे इधर दिया है तो मल्टीप्लाई करके वो ब्रैकेट हट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एल, कोष्टक या ब्रैकेट्स को हटाना और सरल करना। तो जैसे ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट को अलग, और उसको सरल कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा एल। ब्रैकेट को अलग करने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा एल के बाद जो समान पद को जोड़ना। जैसे मतलब यहाँ पे तो समान पद नहीं दिया है, उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा। तो जो भी समान पद जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे हम 2x और 3x जो भी ले लिए तो आपस में मल्टीप्लाई किए, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किए तो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा वो। तो जो भी गुणा करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा, समान जो नंबर्स रहेगा या जो सेम साइन वाला रहेगा उसको जोड़ लेंगे। तो उसके बाद वो आ जाएगा, ये वो आ जाएगा, हो जाएगा वो। समान पद आने के बाद इसको जो है जो सेम वाला है उसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब जो चर अचर है, जैसे एक्स जो 2x क्या हो गया, ये चर वाला है, और ये क्या हो गया, ये 4x, ये भी चर वाला है। तो जो चर वाला है उसको सेम वाला को एक साइड कर लेंगे, और अचर जैसे ये -5 और इधर भी -5, तो जो अचर वाला को एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो वही दिया गया है के में चर राशि को एक पक्ष में और अचर को दूसरे पक्ष में ले जाना। ये हो जाएगा जो चर राशि है और अचर राशि उसको एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि ये से 2x है और ये 4x, 2x को उधर भेज देंगे, मतलब सेम वाला को। तो क्या हो गया, चर राशि। और ये -5 और ये -5, ये अचर राशि है, इसको इधर ले आएंगे। तो ये उसके बाद क्या आ जाएगा, के। इसके बाद के निकालने के बाद हम क्या करेंगे, चर का मान प्राप्त करना। तो चर का मान प्राप्त करना, तो हमें जो है x का मान आ जाएगा जो भी है, इसे कितना हो जाएगा 2x, और ये -5 इधर आएगा तो कितना में +5, और ये -5 तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 0 में 2 भाग देंगे
तो 0, तो ये हमें चर का मान प्राप्त हो गया 0, तो ये हो जाएगा m। चर का मान प्राप्त करने के बाद आगे क्या करेंगे, प्राप्त मान को मूल समीकरण में रखकर उत्तर की जांच करना। अब जो भी हमें x प्राप्त हुआ है, x का वैल्यू, उसको हम लोग जो ये समीकरण है उसमें पुट करके हम उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। इस टाइप का जो है निकालते हैं, उसको अरेंज करना है। जो हम लोग रैखिक समीकरण को हल करते हैं उसको सीक्वेंस में जमाना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो उसको अरेंज करके लिखना है। तो आपको यदि पता है ये कैसे निकालते हैं, जिसको आप लोग आसानी से अरेंज कर सकते हो। इसमें आ जाएगा L, L के बाद O, O के बाद K, K के बाद M, M के बाद N, L O K। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, L, तो ये 1 हो जाएगा। L के बाद क्या आएगा, O, O वाला 2 हो जाएगा। O के बाद हम क्या, देखो मान, जो प्राप्त मान है मूल समीकरण में रखकर उत्तर की जांच करेंगे, तो लास्ट में होगा, जिसको लिख लेंगे 5वें नंबर में, 5 हो दिया है तो ये। उसके बाद जो है समान जो पद है उसको एक साइड कर लिए, उसको जोड़ लिए, घटा लिए। उसके बाद जो है चर राशि को एक पक्ष में और अचर को दूसरे पक्ष में, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद हमें जो है एक्स का मान मिल गया, मतलब चर का मान प्राप्त करना, तो ये मान प्राप्त कर लिए, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में जो भी हमें मिलेगा एक्स का मान, उसको जो समीकरण है उसमें पुट करके उत्तर की जाँच कर लेंगे। वास्तव में जैसे हम ले लिए इक्वेशंस, जो रैखिक समीकरण, जैसे एक्स प्लस 5 बट्टे में ब्रैकेट में ले लिए, तो इसको ले लिए 2 और इक्वल में हो जाएगा, जैसे हम ले लिए 6x प्लस 3 बट्टे में 3। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी क्रॉस, तो ब्रैकेट में है तो आपस में मल्टीप्लाई होकर वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और जो जो सेम रहेगा उसको जोड़ लेंगे। जैसे इसमें दिए गए ब्रैकेट वाले को सबसे पहले हल किए, ब्रैकेट को हटा लिए। ब्रैकेट को हटाने के बाद जो सेम वाला साइन है, समान पद वाला, या सेम साइन है, सेम पद है, उसको जोड़ लिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया रहता, ये एक्स है या 3x है, तो सेम वाला को जोड़ लेंगे। इस टाइप का इसको अरेंज करना है।